नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल का महीना लग गया है, यानी 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ही कई सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव स्पेशली फाइनेंशियल सिस्टम्स में होते हैं और इसका आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि एंड यूज़र ज़ाहिर-सी बात है फाइनेंशियल सिस्टम के आप ही होते हैं। तो देखते हैं क्या-क्या बदल रहा है इस 1 अप्रैल से और आपके लिए वो गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूपीआई को लेकर के बदलाव हैं। एनपीसीआई ने बोला है कि अगर आपके किसी ऐसे नंबर पे यूपीआई है जो कि मान लीजिए किसी बैंक से जुड़ा हुआ है और 90 दिनों तक उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है, यानी 90 दिनों से ज्यादा समय तक आप इनएक्टिव है वो नंबर। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरा एक खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। मैंने अपना एक नंबर उस बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से मैंने लिंक करवाया। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरा उसी नंबर के ऊपर यूपीआई भी मैंने बना लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उस नंबर के ऊपर मैंने रिचार्ज ही नहीं कराया। अब यूपीआई तो मेरा चल रहा है, क्योंकि यूपीआई एक एड्रेस के ऊपर काम करता है, एक यूनिक एड्रेस के ऊपर, लेकिन वो नंबर क्या है, वो इनएक्टिव है। 90 दिनों से ज्यादा अगर इनएक्टिव रहेगा तो यूपीआई अब उनको चेक करेगा कि क्या जो नंबर है जो यूपीआई में रजिस्टर्ड है, क्या वो एक्टिव नंबर है। अगर 90 दिनों से ज्यादा है तो वो बंद कर दिया जाएगा। अब आप उसके ऊपर यानी पैसे नहीं आप रिसीव कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आप किसी को बोल रहे हैं ना कि मुझे इस नंबर पे यूपीआई कर दो, तो मेक श्योर कि आपका वो नंबर जो है वो बैंक में एक्टिव हो, मतलब आपका नंबर बैंक से जुड़ा हुआ हो और आपने उसके ऊपर प्रॉपर रिचार्ज करा रखा हो। नहीं तो क्या होगा, आपने मान लीजिए 5,000 रुपए मंगवाए, अब किसी ने आपके नंबर पे तो भेज दिए, लेकिन आपका नंबर इनएक्टिव था, यूपीआई भी उसके ऊपर डिसेबल्ड थी। उस दौरान अगर उसी नंबर को कोई और अपने नाम पे ले लेगा और वो अपनी यूपीआई आईडी बना लेगा, तो पैसा उसके पास चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने नंबर को जांच लें कि जो भी आप जिस नंबर पे आप यूपीआई करवाते आ रहे हो, पहली चीज तो आप उसी नंबर को यूज कर रहे हो, वो एक्टिव नंबर हो। यहां एक्टिव से मतलब ये है कि आपने उसका रिचार्ज करा रखा हो आपने। ठीक है, चलिए दूसरी चीज देखिए क्या हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम जो है ये लागू कर दी गई है। देखिए कहानी क्या थी, पहले एक पेंशन स्कीम हुआ करती थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या होता था कि जब व्यक्ति रिटायर होता था उसको एक फिक्स्ड पेंशन उसको मिलती ही मिलती थी। ये फिक्स्ड पेंशन कितनी होती थी, बेसिक और डीए को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। वो आधा, जैसे मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 40,000 है और इसके ऊपर डीए मुझे 20,000 का मिलता है, तो मेरी महीना सैलरी बेसिक और डीए मिला के जब मैं कार्यरत हूं, जॉब में हूं, तो मुझे 60,000 रुपए महीना मिलता है। अब जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे इसका 50% पेंशन के रूप में हर महीने मिलेगा। 30,000 रुपए हर महीने मिलता रहेगा जब तक मैं जीवित हूं, तब तक। तो अब ऐसे केस में क्या होता था, प्रॉब्लम ये आती थी कि सरकार के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बन के बढ़ गया था, फाइनेंशियल बर्डन। तो सरकार ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया और एक दूसरी चीज लेकर के आगे इसको बोला न्यू पेंशन स्कीम। इस न्यू पेंशन स्कीम के तहत क्या होता है, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का लिया जाता है और उसके ऊपर 10% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार करती है। जैसे मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है, तो 10% मैं डालूंगा। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय से कुछ नहीं लिया जाता था और उसको गारंटी होती थी कि भाई जो भी मेरे को जब मैं रिटायर होऊंगा तो फिक्स मेरे को पेंशन मिलेगी मिलेगी। अब ये है, न्यू पेंशन स्कीम जब लागू कर दी गई 2004 के बाद से, तो ये था कि देखो भाई अब ऐसा है, हाँ अब आपको खुद भी पैसा डालना पड़ेगा। माने 10% मुझसे लिया जाएगा, मान लो 40,000 मेरी तनख्वाह है तो 4,000 मुझसे लिया जाएगा और उतना ही सरकार डालेगी। 10% सरकार डालेगी, माने 4,000 8,000 बन गया। तो अब ये 8,000 एक अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो अकाउंट जो है वो बाजार के हिसाब से, माने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड मार्केट, इन सब के अनुसार वो ग्रो होता चला जाएगा। तो जब आप रिटायर होंगे उस समय वो पैसा जितना होगा, उस पैसे में से क्या करा जाएगा कि एक लमसम पैसा आपको दे दिया गया। जैसे मान लीजिए जब मैं रिटायर हुआ तो 50 लाख रुपए बन रहा है उस समय, ऐसे मेरे और सरकार हम दोनों लोग हर महीने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऐसे करके मान लो 50 लाख बन गया 30 साल की मेरी नौकरी में। तो अब होगा क्या, उसमें से 60% पैसा जो है ये मुझे लमसम दे दिया जाता है, जिसको एन्युइटी बोलते हैं। माने 60% माने 30 लाख मुझे दे दिया गया, बचा 20 लाख। 20 लाख रुपए जो हमारी जो कंपनी होती है, जैसे मान लिया लाइफ इंश्योरेंस या एसबीआई लाइफ, जहां से भी हमने अपना पेंशन प्लान चल रहा होता है, सरकार चला रही होती है, वो मेरे उस 20 लाख रुपए को अपने पास रख लेगी और हर महीने मुझे 10,000 12,000 या 15,000 रुपए, डिपेंड करता है, जितना मेरा बड़ा अमाउंट होगा तो और ज्यादा होता है, 20,000 रुपए महीना पेंशन के रूप में मिले। तो पेंशन ऐसे मिलेगी, मतलब पेंशन फिक्स नहीं है। अब पेंशन बाजार के आधार पर है कि भाई आपका अमाउंट कितना आप रखवा रहे हो, उसमें रोक रहे हो सरकार के पास पेंशन देने के लिए, वो आप ही के अमाउंट से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत ये था।
लोगों का कहना था अरे इसमें क्या, इसमें तो कुछ फिक्स ही नहीं है पेंशन, इसमें तो पेंशन कितनी भी कम हो सकती है। तो अब सरकार ने एक और चीज लॉन्च करी थी, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम, जो पुरानी और नई को जोड़ देगा। तो इसमें यह था कि देखो भाई, हम आपको वो बेनिफिट तो नहीं दे सकते जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था, क्योंकि इससे सरकार का बहुत नुकसान होता है। हम ऐसा करते हैं, बस आपको एक चीज थी ना कि इसमें कोई फिक्स पेंशन नहीं है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इसमें सब कुछ बिल्कुल न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही होता है। 10% आप डालेंगे, सरकार 10% डालेगी। हालांकि अब सरकार उस 10% की जगह 18.5% डालती है। ये घटता बढ़ता रहता है, इसलिए हम उसको 10 ही लेके चल रहे हैं। कभी 10 से बढ़ जाएगा, कभी 10 के बराबर आ जाएगा, बट 10 के ऊपर ही रहता है। अच्छा, तो अब ये हो गया है कि देखो, आप होगा तो अभी भी वैसा ही, लेकिन आपको 10,000 रुपए गारंटीड पेंशन कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये अभी से, अब 1 तारीख से ये लागू हो गई है, 1 अप्रैल से, समझ गए आप। अच्छा, इसको बोलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम। चलिए, तो नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं हम लोग। ये हमने पूरा देख लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम हमने देख लिया, इसमें 10% मिलेगी मिलेगी। दूसरा इसमें क्या आ गया है, अब ये आ गया है कि भाई देखिए, थोड़ा सा और इंप्रूव भी कर रहे हैं। अगर आपने 25 साल की सर्विस अपनी पूरी करी है, तो आखिरी के 12 महीने की जो बेसिक है, वो वाली हम कोशिश करेंगे कि, मतलब सरकार का बोलना है कि 12 महीने वाली जो बेसिक सैलरी थी, उसका 50% हम आपको देंगे। लेकिन इसमें भी मिनिमम भी हम 10,000 रुपए से नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये है आपकी नई वाली जो पेंशन स्कीम है, वो है, ठीक। तो अच्छी पेंशन स्कीम है, इसमें काफी कुछ इन्होंने कोशिश करी है ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन हाँ, गारंटीड अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ये वही चीज को लागू करने की कोशिश करी गई है। फिर देखेंगे एफडी से प्राप्त। देखो, अभी तक क्या होता था, मान लो आपको 50,000 रुपए का ब्याज मिला, फॉर एग्जाम्पल। मान लो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, वैसे होता नहीं है 10%, 6-7% ही होता है, बट फिर भी 10% मान लेते हैं। मैंने 5 लाख रुपए बैंक में रखे, 50,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट मिला उसका 10% के हिसाब से 1 साल में। तो बैंक क्या करता था, पहले ही 10% टीडीएस टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में 10% पहले ही काट लेता था, और फिर मुझे 45,000 देता था, जबकि मेरे बनते हैं 50,000, लेकिन मुझे 45,000 देगा। अब इसमें बदलाव कर दिया गया है, अब टीडीएस नहीं कटेगा उसी समय, आपको पैसा पूरा आपके पास आएगा। हाँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाद में आप टैक्स जमा करो, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये भी हो गया है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो लिमिट है, वो 50,000 से बढ़कर अब 1 लाख की कर दी गई है, टीडीएस की लिमिट। फिर देखिएगा, 12 लाख तक की इनकम अब टैक्स फ्री है, और टेक्निकली देखा जाए तो 12,75,000 तक की, क्योंकि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन लगते हैं। तो अब इस फाइनेंशियल ईयर से अगर आप साल का 12,75,000 रुपए कमाते हैं, तो टेक्निकली आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन ये सिर्फ लिमिट 12,75,000 तक ही है। ये नहीं कि अगर मान लीजिए आप 20 लाख कमाते हैं, तो उसमें से 12,75,000 हटा दिया जाएगा, बचे पैसे पे टैक्स लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, अच्छा, मिनिमम बैलेंस बैंक्स में, अब बैंक्स जो है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, ये अपने मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को रिवाइज करने जा रहे हैं। अभी देखिए क्या है कि मिनिमम बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको पेनल्टी जो है, अब पेनल्टी लग जाती है अभी तक की। और कई बैंक्स ऐसे होते हैं, जैसे एसबीआई वगैरह में पेनल्टी नहीं भी लगती है, जैसे बड़े बैंक्स होते हैं जैसे कोटक, एचडीएफसी वगैरह हो गए, इनमें पेनल्टी लग जाती है। मिनिमम 5,000 आपको मेंटेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इनमें बदलाव किया जा रहा है, और ये हर बैंक अब अपना इंडिविजुअल बताएगा कि उसको क्या, वो मिनिमम बैलेंस में क्या रूल रखने जा रहा है, और उसमें वो पेनल्टी लगाएगा या नहीं लगाएगा। कई ऐसे भी ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि कुछ ऐसे भी बैंक्स आएंगे इसमें, जो कि कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अगर आपके किसी कारणवश आपके मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं भी हो पा रहा है, तो भी कोई पेनल्टी आपके इसके ऊपर नहीं लगेगी। फिर इसके बाद देखिएगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर पैन और आधार लिंक नहीं है। देखो, डिविडेंड क्या होता है, जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया मैंने, ठीक है। काश मेरे मुंह से इसी समय सरस्वती माता बेहतरीन वीणा बजाते हुए निकल जाए तो मजा आ जाए। खैर, तो मान लो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया हमने, ठीक है, कंपनी ने हमारी। अब हमारी कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, तो उन सबको हम चाहते हैं कि हम उनसे भी प्रॉफिट साझा करें। तो मान लीजिए हमने सोचा कि 10 करोड़ रुपए जो है ये हमारे शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। तो जब मैं ये प्रॉफिट 10 करोड़ का, हमारे मान लीजिए 1,000 शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको 10 करोड़ रुपए जब हमने बांटेंगे, तो जो पैसा उनको मिल रहा है ना, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स को कंपनी के मुनाफे में से, जो शेयर होल्डर्स को जब मुनाफा दिया जाता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो अक्सर शेयर मार्केट में कंपनी अनाउंस करती है कि हमने एक शेयर पे 2 रुपए डिविडेंड, या एक शेयर पे 10 रुपए डिविडेंड। जैसे मान लो मेरे पास 2,000 शेयर है, तो मुझे 20,000 रुपए प्रॉफिट के रूप में शेयर मार्केट से मिल जाएंगे बिना शेयर बेचे। इसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो अब यह है कि आपको डिविडेंड तब तक नहीं आएगा अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। तो लिंक करवा लीजिए जल्दी से, पता चला आपका भी डिविडेंड जो है वो बट्टे खाते में चला गया। फिर देखते हैं क्या सस्ता होगा क्या महंगा। इंपोर्टेड कार्स जो है ये सस्ती होंगी,
ईवी व्हीकल सस्ते होंगे, मोबाइल फोन जो है ये सस्ते होंगे। महंगे की बात करें, स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या होते हैं? स्मार्ट मीटर वो मीटर्स होते हैं जो कि आपके बिजली का जो कंजम्पशन है उसको लगातार आपके जो उपभोक्ता केंद्र है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम है, उसको भेजते रहते हैं, पावर हाउस को लगातार भेजते रहेंगे कि भाई आपके घर में बिजली की खपत कितनी है। ये नहीं कि आपने कनेक्शन तो ले लिया 2 किलोवाट का और चला रहे हैं आप 10 ठो एसी, अब नहीं कर पाएंगे ऐसा। स्मार्ट मीटर अब हर जगह लग रहे हैं, वो रियल टाइम ट्रैक करते हैं कि आपके घर में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, और वो सीधे सीधे बताते रहेंगे बिजली विभाग को। अगर इसमें आपने कुछ भी गड़बड़ करी ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ बिजली में कुछ गड़बड़ी हो रही है इनके घर में। तो ये स्मार्ट मीटर हो गए। इंपोर्टेड शूज हो गए, यानी कि अब अगर आपको बामेन पेरिस के अगर आपको जूते पहनने हैं तो आपको पैसा और ढीला करना पड़ेगा। साथ ही एलसीडी एलईडी टीवी हो गया, टोल टैक्स हो गया, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। अप्रैल से ये सारी चीजें हुई हैं। अब बताइएगा आपके फायदे और आपके नुकसान की क्या चीज है, ये हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको इसी चीज में से किसी चीज का फायदा है। और सबसे बड़ी बात यूपीआई वाली बात, क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो 90 दिनों से ज्यादा डिसकंटिन्यू है और क्या आप उसे यूपीआई में यूज कर रहे हैं, तो उसे तुरंत हटा लीजिएगा और एक्टिव नंबर को लिंक करिएगा यूपीआई से। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।